नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई 2024 में होने हैं, जिसका घमासान शुरू हो चुका है। सत्ताधारी भाजपा न सिर्फ अपने सहयोगी दलों के साथ गठबंधन को दुरुस्त कर रही है, बल्कि कुछ पुराने और नए सहयोगी भी जुटाने की कोशिश में है। तो वहीं 26 दलों का महागठबंधन, जो अब इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस बन चुका है, सत्ता पक्ष को टक्कर देने को तैयार है। देश की सियासत हर रोज नई करवट ले रही है। अगले लोकसभा चुनावों को लेकर अब जो तस्वीर बन रही है, उसमें एक अकेले मोदी बनाम कई दलों की मिलीजुली लड़ाई नहीं, बल्कि दो महागठबंधनों के बीच चुनावी महासंग्राम हो चुका है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसके नए पुराने सहयोगी 38 दलों का गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस यानी एनडीए है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस और उसके साथ जुटे 26 दलों का महागठबंधन इंडिया है। विपक्ष तो पहले से ही सबकी मिलीजुली ताकत से ही ताकतवर भाजपा का मुकाबला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन अब भाजपा, जो मोदी अकेला सब पर भारी के शुगुफे पर चल रही थी, लेकिन अब विपक्ष की सामूहिक चुनौती का जवाब अपनी सामूहिक चुनौती से ही देगी। अब किसकी चुनौती किस पर भारी पड़ेगी और कौन किसको कितनी टक्कर दे पाएगा, इसी विषय पर करेंगे चर्चा हमारी इस खास पेशकश में। तो 2024 में होने वाले आम चुनाव के लिए अब मोदी के एनडीए को विपक्ष का इंडिया चुनौती देगा। बेंगलुरु में हुई विपक्ष बैठक और दिल्ली में पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई एनडीए दलों की बैठक में करीब करीब 2024 का एजेंडा फिक्स है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि अगला लोकसभा चुनाव नेता के साथ साथ दोनों गठबंधनों के नाम और मुद्दों पर भी होगा। जहां तक मुद्दों की बात है, तो दोनों ही खेमों ने अपने अपने मुद्दे भी तय कर लिए हैं। मोटे तौर पर विपक्ष लोकतंत्र, संविधान और संघवाद को बचाने के नारे के साथ महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, अग्निवीर योजना, पुरानी पेंशन की बहाली, मणिपुर की जातीय हिंसा, सीमाओं पर चीनी अतिक्रमण जैसे मुद्दों पर सत्ताधारी गठबंधन को घेरेगा। जबकि अपने भाषणों में प्रधानमंत्री मोदी ने जिस आक्रामक तरीके से विपक्षी दलों के नेताओं पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों और परिवारवाद की राजनीति को लेकर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं, उससे साफ है कि भाजपा नित्य एनडीए इसे विपक्षी गठबंधन के खिलाफ सबसे बड़ा मुद्दा बनाएगा। तो वहीं इस मुद्दे पर एमपी की सियासत में भी बयानबाजी देखी जा रही है, जहां एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने विपक्ष की एकजुटता पर तंज कसा है। उन्होंने एक वीडियो शेयर करते हुए विपक्ष की तुलना रावण से की। साथ ही ट्वीट में कहा, ना बदलने से नियत नहीं बदलती। तो वहीं कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि बेंगलुरु का संदेश है कि इंडिया ही जीतेगा। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने विपक्षी दलों की बैठक के बाद ट्वीट कर लिखा था कि 2024 की लड़ाई भारतीय संविधान बचाने की है। भारत का हर नागरिक एक रहेगा, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। अब बयानबाजी का यह दौर थमने वाला नहीं है, यह आगे भी जारी रहेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जो सीटों की शेयरिंग और अन्य शर्तें विपक्षी एकता की जो रहने वाली हैं, उन पर कितना पेच फंसेगा और एमपी में इसका कितना असर देखने को मिलेगा। ऐसे ही तमाम सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे। 24 का फॉर्मूला एमपी में कितना हिटमैन, और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। बीजेपी से गुलरेज शेख, कांग्रेस से अमित तावरे और डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं। आपसे मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले अमित तावरे जी, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस तरह से अब आप लोग का जो यूपी है वो अब इंडिया हो गया है, लेकिन इसका असर मध्य प्रदेश में कैसे दिखाई देगा? क्योंकि मध्य प्रदेश में देखा जाएगा बीजेपी और कांग्रेस के अलावा ऐसी कोई दूसरी पार्टी नहीं है जो इतनी मजबूत स्थिति में है जिसके साथ आने से आप लोगों को फायदा हो जाए। हालांकि आप पार्टी अभी मजबूत स्थिति बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके साथ आने से क्या इतना फायदा हो पाएगा आप लोग को? हेलो जी अमित तावरे जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप सीधा सीधा कैलकुलेशन देखिए।
2019 के चुनाव में 12 करोड़ से 14 करोड़ के आसपास जो है वो हमको वोट मिले थे, और अभी जो हमारे सहयोगी दल आए हैं 13 करोड़ के आसपास वोट उनको मिले थे। तो ये सभी दल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो 26 करोड़ के आसपास वोट हो रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कितने वोट मिले थे आप देख लीजिए। हमारे साथ जो सहयोगी हमारे आए हैं वो मजबूत अलायंस है। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस की हम बात करें, हम आम आदमी पार्टी की यदि हम बात करें, और जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के साथ जो लोग गए हैं उनमें 25 दलों का तो एक भी सांसद नहीं है, और 7 दल उसमें ऐसे हैं जिनका सिर्फ एक सांसद है। नहीं, लेकिन जो सारे आप आंकड़े दे रहे हैं, मध्य प्रदेश में इसका कैसा असर होगा? मैं मध्य प्रदेश की अगर मैं परिदृश्य से बात कर रहा हूं, मध्य प्रदेश में तो इसका कोई असर देखने को मिलेगा नहीं, भले आप लोग कितने भी विपक्षी दलों को इकट्ठा कर ले। मध्य प्रदेश में तो आपके साथ कोई मजबूत पार्टी है नहीं। कुछ 2-3 सीटों की बात कर दे, जहां पर बसपा की बात कर दे, सपा की बात कर दे, बसपा ने कहा है कि हम अकेले लड़ेंगे, वो आपके साथ आना नहीं चाहती है। तो कैसे ये जो शेयरिंग वाला जो आप फॉर्मूला निकाल रहे हैं, आंकड़ों का आप मुझे बता रहे हैं, ये कैसे मध्य प्रदेश में असर होगा? मध्य प्रदेश में कुछ असर तो दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, आप पहले मुझसे एक सवाल करेंगे तो मुझे एक का जवाब पूरा आप देना। नहीं, मैंने वही सवाल पहले भी किया, अभी भी दोहरा रहा हूं, लेकिन आप उसको पूरे आप राष्ट्र के परिदृश्य में कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं एमपी में कैसे आपको फायदा होगा? देखिए, मध्य प्रदेश में आपने देखा कि 2018 में जब जनता ने हमको आशीर्वाद दिया था, उसके बाद जो चाहे निर्दलीय हो चाहे और दूसरे दलों के विधानसभा के सदस्य हों, सबके साथ हमारे साथ आए थे। क्योंकि यहाँ पे आप समझिए कि अधिकांश दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हैं, है ना। और मध्य प्रदेश में चूंकि इस बार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में 175 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में मिलने जा रही हैं, ये सारे सर्वे कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये कांग्रेस की रिपोर्ट नहीं है, ये अधिकांश चैनल और जो जितने भी एजेंसियां सर्वे कर रही हैं उसमें रिपोर्ट आ रही है। तो मध्य प्रदेश में कहीं कोई ऐसी बात नहीं है चिंता वाली स्थिति। और देखिए, हम तो वो लोग हैं जो सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए जो ये कहते थे 56 इंच का सीना है, मैं अकेला ही काफी हूँ। अब उनको भी बैठक बुलानी पड़ रही है एनडीए की। आपको याद है 2014 के बाद कब एनडीए की बैठक हुई? 2014 के बाद से एनडीए का संयोजक कौन है, मुझे आप बताइए। लेकिन जब कांग्रेस और अन्य सहयोगी दल हमारे बैठे, जब हमारी विपक्षी एकता की बैठकें हुई, तो उनको अपने खतरे का एहसास हुआ, उन्होंने अपनी बैठक। अच्छा, इसी बैठक में जो आपने नाम तय किया था उसको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त मुझे पीसीआर से एक बड़ी खबर बताया जा रहा है कि जो आप लोग ने नाम तय किया इंडिया, अब उसके ऊपर 26 दलों पर अब मुकदमा दर्ज हो गया। ये बड़ी खबर हम दर्शकों को बता दें कि जो इंडिया नाम यूपीए को बदलकर इंडिया नाम किया गया था, जिसमें 26 दल शामिल थे, इन सभी 26 दलों पर मुकदमा दर्ज किया गया है इंडिया नाम रखने पर। प्रतिक्रिया क्या कहेंगे अमित तावरे जी? देखिए, ये पार्टी जो है हमारी आंदोलन से जन्मी पार्टी है। जब अंग्रेजों से नहीं डरे तो इन लोगों से क्या डरेंगे? और एक भय का माहौल जो है भारतीय जनता पार्टी में, ये केंद्र सरकार की एक घबराहट है। आप सोचिए कि एक नाम, अभी तो सिर्फ नाम रखा है तो उन्होंने मुकदमा दर्ज कर दिया, जब चुनाव होगा तो क्या स्थिति होगी इनकी। तो ये लोकतंत्र के लिए एक शर्मनाक स्थिति है। जैसा कि आप बता रहे हो कि मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जितने केस लगाना है लगा लो। आपने तो राहुल जी के ऊपर भी जो केस लगाया, क्या हुआ? राहुल जी की लोकप्रियता बढ़ी। आज देखिए कि तमाम दल उनके साथ हैं। ममता जी ने कहा कि माय फेवरेट इज राहुल गांधी। आप कितने भी केस लगा लो, जेलों में डाल दो, फांसी पे चढ़ा दो, अब ये कारवां रुकने वाला नहीं है। गुलरेज शेख जी, मुकदमा दर्ज करवा दिया आप लोग ने, जो नाम रखा था इंडिया, क्या डर गए आप लोग इस नाम इंडिया से, या 26 पार्टियां जो इस दल में शामिल हो गई हैं, इस इंडिया में शामिल हो गई है, उससे डर गए आप लोग? एक और केस कर दिया आपने विपक्षी पार्टियों पर। पूछना चाहता हूं, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज आपने चलाई है कि यह मुकदमा किसने दायर करवाया है, किसने कंप्लेन की है, आप बता सकते हैं इस विषय पे? मैं आपको बताऊंगा, जानकारी पूरी आपको दूंगा आपको मैं, लेकिन जो मुकदमा दर्ज किया इस पर क्या प्रतिक्रिया आपकी है? मुकदमा जहां तक विषय है कि यदि किसी को कुछ आपत्ति हुई, एक जन सामान्य को आपत्ति हो, यदि कोई स्वयंसेवी संगठन को हो या किसी को भी हो, वो करा सकता है। और बाद में जो चीजें होंगी वो पुलिस की जांच पे भी मालूम पड़ती है और न्यायालय में भी जाती है। तो इसमें बीजेपी के ऊपर आप सीधे नहीं कह सकते किसने करवाया है। इतना बड़ा हिंदुस्तान है,
तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट सबका है। नहीं, लेकिन क्या आप मानते हैं अगर मुकदमा किसी ने भी दर्ज करा है, क्या ये सही है? देखिए, ये तो लीगलिटीज के विषय में मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे जहां तक याद आ रहा है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब रिपब्लिक टीवी चालू हुआ था अर्नब गोस्वामी का, जी। तो उन्होंने शायद नाम स्टार्टिंग में रखा था रिपब्लिक, और वो मुद्दा पहुंचा था कोर्ट तक कि रिपब्लिक नाम को आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि रिपब्लिक केवल इंडिया के लिए लग सकता है। जी। फिर बाद में उन्होंने उसके साथ टीवी जोड़ा। तो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये चीज हो चुकी है पहले ठीक है, एक चैनल के साथ। चलिए, लेकिन इसका जो असर है, जो 26 दल कल इकट्ठा हुए और अब आप लोग के पास भी 38 दल हैं। अब ऐसा लग रहा है कि जो पहले आप लोग मोदी है मुमकिन कहते थे, क्या इस बार भी मध्य प्रदेश को जब विधानसभा चुनाव होगा, जब लोकसभा चुनाव होगा, तो मोदी है तो मुमकिन चलेगा, या फिर अब गठबंधन की बात होगी क्योंकि 26 दल इंडिया में है और आप लोग के पास अभी 38 दल है? कोई आगे पीछे हो सकता है, कोई यहां से वहां जा सकता है जब तक चुनाव आएंगे उसके पहले, लेकिन इसका असर एमपी में आप कितना देख रहे हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के अधिकांश जगहों पर कम से कम उत्तर भारत की हम बात करें तो जो फाइट होनी है, इलेक्टोरल फाइट होनी है, दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। वो कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही होनी है। और इस देश में 224 ऐसी सीटें हैं, 224 ऐसी सीटें हैं जिसमें भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत जो है वो 50% से ज्यादा है। 192 सीटें ऐसी हैं जहां सीधे सीधे कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की टक्कर है, और वहां हमारा पिछली बार जो स्ट्राइक रेट था वो था 92%, 92%। तो जहां तक गठबंधन की बात है, गठबंधन इसलिए हम करते हैं ताकि जो रीजनल एस्पिरेशंस होती है, क्षेत्रीय अस्मिता होती है, जो कई वर्गों की अस्मिता होती है, उनकी एस्पिरेशंस होती है, उन सबको इंटैक्ट रखकर उनको आगे लाया जाए और उनका समाधान भी किया जाए। कुछ समस्याएं उनके साथ होती है, तो ये मूल मकसद है एनडीए को न केवल जीवित रखने का बल्कि उसको पोषित करने का, पल्लवित करने का। लेकिन जहां तक आप इलेक्टोरली बात करें और आपने मध्य प्रदेश विशेष के विषय में मुझसे पूछा, तो मध्य प्रदेश में तो डायरेक्ट कॉन्टेस्ट होना है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का, और हमारा स्ट्राइक रेट अगर पिछले लोकसभा के अनुसार जाते तो इट वाज 92%। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, मध्य प्रदेश में देखा जाए तो दो ही प्रमुख विपक्ष पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस, लेकिन कुछ सीटें ऐसे जहां पर सपा का दबदबा है और जहां पर बसपा भी जीत कर आती है। अगर कोई नेक टू नेक फाइट हुई जैसे पिछली बार कांग्रेस को पूरी तरह से पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, कुछ 3-4 जो सीटें थी उनको दूसरी पार्टियों के साथ मिलाकर सरकार बनाना पड़ा था। अब ये गठबंधन बना है तो क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में, लोकसभा चुनाव में तो उस वक्त हम बात करेंगे, लेकिन क्या इसका असर विधानसभा चुनाव में पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है? पिछली बार जो स्थिति थी, इस बार वैसी स्थिति विपक्ष के पास नहीं होगी, उसको इससे मदद मिलेगी, इंडिया जो बनाया इससे मदद मिलेगी और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना लेगी, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और दोबारा बीजेपी की वापसी होगी? देखिए सागरित जी, आपका पूरा प्रश्न मध्य प्रदेश पर आधारित है, इसलिए मैं मध्य प्रदेश को ही फोकस करते हुए इस पर एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, मध्य प्रदेश में इतिहास रहा है कि यहां का जो पॉलिटिक्स का मॉडल है वो पिछले चुनाव में हालांकि कुछ सीट्स 2 बीएसपी और 1 एसपी की आई थी, इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि वो मॉडल ब्रीच हुआ है। आज जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, अगर आप इंडिया को एक साइड रख दें, इस अलायंस को, अलायंस मींस इंडिया मींस अलायंस को एक साइड रख दें, तब भी मध्य प्रदेश में अगर 2, 4, 5 सीट तक कोई थर्ड पार्टी पहुंच सके तो इससे यह नहीं कहा जा सकता कि यहां का जो मॉडल टूट जाएगा, क्योंकि ऐसा कई बार हुआ है। यहां पर जनता दल, यहां पर बीएसपी ने एक समय था कि कई बार 20-20 तक सीटें पहुंचाई हैं, लेकिन जो जनसंघ, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस यानी राइट विंग और कांग्रेस के बीच में जो टक्कर थी वो एज इट इज रही, वो पार्टी में भी वो सत्ता में वही पार्टी गई उनमें से दूसरी। अब आज इंडिया के बनने से पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि अभी आपने रिसेंटली ये कहा कि ब्रेकिंग न्यूज बताई कि जो इंडिया नाम रखा गया है, इसके मामले में 26 पार्टी के खिलाफ शिकायत हुई अभी दिल्ली में। मैं आपको बताऊं उस शिकायत का आधार उनने एम्बेंस एक्ट, जिसमें हम प्रतीक
कानून कहते हैं कि आप किसी अपने भले के लिए देश के नाम का उपयोग नहीं कर सकते। तो ये, लेकिन आपने उसमें देखा होगा कि इन्होंने इसमें कुछ पंक्चुएट किया है, I.in.etc। तो ये एक कहीं ना कहीं टेक्निकल स्टाइल अपनाया गया है जिससे कि वो इंडिया या भारत देश के नाम के दायरे में ना आ सके। मध्य प्रदेश में ये बात तय है, अभी रिसेंटली कुछ जो मुझे खबरें मिल रही हैं उससे ये नजर आता है कि अगर आम आदमी पार्टी या दूसरे कोई दल मध्य प्रदेश में इस चुनाव में एंट्री करते हैं, क्योंकि जैसा कि रिसेंटली विजिट में केजरीवाल ने स्वयं कहा था कि हम पूरी 230 सीट्स पर चुनाव लड़ेंगे जी। लेकिन आज हालात कुछ और हैं। ये भी खबरें आ रही हैं कि उनके साथ कांग्रेस का अलायंस भी हो सकता है, और अगर ये अलायंस हुआ तो उनको कुछ सीट्स, मतलब फ्यू सीट्स बिल्कुल मैं कहूं जी, दी जा सकती हैं। लेकिन ये तय है कि मध्य प्रदेश का जो वोटर है वो इस चीज को समझता है कि हम अगर एंटी इनकम्बेंसी को देखते हुए सरकार के अगेंस्ट वोट करते हैं तो ये मान के चलिए कि वो कांग्रेस को वोट करेगा, और अगर इसी दौरान अगर उनको सत्ता में वापस उसी पार्टी को रखना है या इसी सरकार से वो सेटिस्फाइड है तो वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को वोट करेगा। लेकिन ये तय है कि तीसरी पार्टी अगर एंटर करती है तो उसके एंट्री से ये बात मानिए कि कांग्रेस को नुकसान होता है। जहां थिन मार्जिन से कोई सीट जीती जाती है वहां पर अगर कोई थोड़े से वोट थर्ड पार्टी ज्यादा ले जाती है तो स्थिति ये बन जाती है कि वो हार जाते हैं, जैसा कि आपने लोकल बॉडी के इलेक्शंस में ये देखा होगा। बिल्कुल। अब आज के सिनेरियो के बाद से ये तय है कि हो सकता है कि अगर ये 2024 के जनरल इलेक्शंस के लिए अलायंस बना है तो इस अलायंस को इंप्लीमेंट किन्हीं राज्यों के चुनाव में भी किया जा सकता है, जिससे कि आगामी 2024 के इलेक्शंस में अगर स्टेट में गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी की जो 5 राज्यों में होने हैं, ज्यादा से ज्यादा राज्यों में बनेगी तो वो 2024 के लिए इन राज्यों से खतरा पैदा करेगी अपोजिशन को। इसलिए इसको रोकने के लिए ये कंप्रोमाइज हो सकता है कि ये कुछ अलायंस के साथ स्टेट के इलेक्शंस भी लड़े। ठीक है अमित तावरे जी, जैसा कि आम आदमी पार्टी ने कहा कि हम पूरी की पूरी विधानसभा सीटों पर मध्य प्रदेश में अपने कैंडिडेट उतारेंगे, लेकिन क्या आप उनको मनाने में कामयाब होंगे? मनाने में कामयाब होंगे तो कितनी सीटें तक आप उनको दे सकते हैं? और वीडी शर्मा जी ने जो आप लोग की विपक्षी एकता है जो बैठक थी उसको रावण से संबोधित किया, रावण से तुलना किया, इस पर भी क्या कहेंगे आप? अमित तावरे जी। मन के अंदर जैसे वो दूसरों को भी वैसे ही देखता है, तो वीडी शर्मा जी के मुख से और कुछ तो हम लोग उम्मीद कर भी नहीं सकते, ना कभी करेंगे। दूसरी बात, मध्य प्रदेश के संदर्भ में जो आप बात कर रहे हो, ये सब बातें भविष्य के गर्भ में छुपी हुई हैं और सही समय आने पर आप सबके सामने आएंगी, क्योंकि इन सारी बातों के लिए जो हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं वो सब लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन मैं एक बार फिर कहना चाहूंगा मध्य प्रदेश के संदर्भ में कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत ही नहीं 175 से ज्यादा सीटों के साथ सरकार बनेगी। आप देखिए कि सरकार क्यों नहीं बनेगी, आप बताइए। पटवारी, आप देखिए पटवारी स्कैम किस तरीके से हुआ, रोज कुछ ना कुछ घटनाएं हो रही हैं। आदिवासियों के साथ किस तरीके की भयानक स्थिति मध्य प्रदेश में, या आप हम सब लोग देख रहे हैं। तो आखिरकार शिवराज सिंह जी को या भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश की जनता किस आधार पर वोट देगी? मध्य प्रदेश की जनता तो ये कह रही है ना कि आपको 4-4 बार आशीर्वाद दिया, हमने 4-4 बार वोट दिया, आपको मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन हमारी तस्वीर हाल तो बस मतलब बदहाल से बदहाल होती गई। और वहीं एक तरफ कमलनाथ जी का 15 महीने का कार्यकाल लोगों ने देखा है। तो मुझे ये लगता है मध्य प्रदेश के संदर्भ में, लेकिन उस वक्त आपकी पार्टी की जो एक मजबूत स्तंभ थे, ऐसा माना जा रहा था कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया, इस बार तो बीजेपी के साथ हैं वो। यदि मजबूत स्तंभ होते तो वो खुद लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। अब इससे ज्यादा तो और कोई बात नहीं कही जा सकती है। मजबूत थे तभी तो आपके जो कई जो विधायक थे उनको लेकर बीजेपी में चले गए थे वो। देखिए, सौदेबाजी करके सरकार कोई भी बना सकता है,
उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आप मजबूती की बात कर रहे हो, तो मजबूती में तो चुनाव तय कर देता है कि आप मजबूत हो या नहीं हो, और यदि मजबूत होते तो वो लोकसभा का चुनाव नहीं हारते। ठीक है गुलरेज शेख जी, जिस तरह से, ठीक है, आप जवाब देना चाहेंगे बिल्कुल जवाब दीजिएगा, लेकिन आप मुझे ये भी बताइए, रावण बहुत मजबूत था, बहुत ताकतवर था, इसमें कोई शक नहीं है। अगर वीडी शर्मा जी अगर इनको रावण की तुलना कर रहे हैं, जो विपक्षी एकता है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप लोग ताकतवर मान रहे हैं, और रावण का वध करने के लिए भगवान श्री राम को आना पड़ा था, और उस तरह की चीजें आप कहीं ना कहीं मान रहे हैं कि वाकई विपक्षी पार्टियों में बड़ी एकता हो गई, ताकतवर हो गए, और कहीं ना कहीं ये तुलना लगती है। अगर आप लोग कह रहे हैं कि रावण है लेकिन मजबूत था, वो बड़ा ताकतवर था। और दूसरी बात ये कि जिस तरह से अमित तावरे जी कह रहे हैं कि तमाम तरह की मध्य प्रदेश में चीजें चल रही हैं, उसकी वजह से आप लोग जरूर हारेंगे, और जो हमारा इंडिया है ये काम करेगा। और दूसरी बात, एक सवाल और इसमें जोड़ना चाहूंगा, आप सबका जवाब दे दीजिए इकट्ठा। देखिए, जब इकट्ठा सब एक साथ आएंगे सभी पार्टी, क्योंकि आपको पता है पिछली बार 2018 में जब चुनाव हुए थे तो 3-4 सीटों के कारण आप लोग पीछे रह गए थे, और बसपा सपा के साथ मिलकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। अगर अभी आप पार्टी जो अच्छा काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है मध्य प्रदेश में, अगर वो कांग्रेस के साथ मिलकर सीटों का बंटवारा हो जाता है तो कहीं ना कहीं आप लोग के लिए मुश्किल होगा, और जो इंडिया है वो काम कर जाएगा। देखिए भगीरथ जी, आपने बहुत सारे प्रश्न एक साथ छोड़े हैं, तो मुझे समय भी देना। देखिए, सबसे पहली बात तो जहां तक रावण कहना का विषय है, हम इनको शक्तिशाली नहीं मानते, लेकिन इनको बहरूपिया मानते हैं। और रावण के जितने भी गुण थे या दोष थे, उनमें एक गुण बोल दे कांग्रेसी या हम उसको दोष बोल दे, वो बहरूपिया होना था। वो अपना रूप बदल के आता है सीता जी को हरने के लिए, वो साधु के रूप में आता है, था राक्षस, वो बनता है साधु। अब ये इन लोगों ने भी क्या किया है कि नई बोतल में पुरानी पेशाब बेच रहे हैं। वो किस प्रकार से मैं कह रहा हूं, क्योंकि इनका नाम था यूपीए, और यूपीए इतना बदनाम था साहब, इतना बदनाम था कि कोई उसको सुनना पसंद नहीं करता था। तो एक अच्छा नाम दिया। अच्छा नाम क्या हो सकता है? इंडिया, जिस नाम से हम भी मोहब्बत करते हैं, आप भी मोहब्बत करते हैं, हर किसी के दिल में बसता है जो नाम, वो इन्होंने दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि इन्होंने क्या किया है कि नई बोतल में पुरानी पेशाब बेची है। तो लोग समझते हैं, मूर्ख नहीं बनते। इन्होंने अभी एक बात और कही कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मजबूत नेता नहीं है क्योंकि वो चुनाव हार गए। तो अमित तावरे जी और पूरी कांग्रेस से मैं ये पूछना चाहता हूँ, चुनाव तो आपके राजकुमार राहुल गांधी जी भी हारे हैं, तो आप मानते हो कि बहुत कमजोर है राहुल गांधी? ठीक है, अपनी बात कंटिन्यू कीजिए, समय बहुत कम है मेरे पास। और एक बात और, आपने अभी आखिरी में एक प्रश्न पूछा कि मध्य प्रदेश में क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी। देखिए, काट की हांडी जो है बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ती है, जो पिछली बार इन्होंने चढ़ा दी थी। अब जनता इनसे मूर्ख बनने वाली नहीं है, और अपना वोट कोई व्यर्थ नहीं करता। आप पार्टी आ जाए, साफ पार्टी आ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना है। बिल्कुल भी बाइपोलर कॉन्टेस्ट होना है बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस, उसमें लास्ट कमेंट कुछ संक्षेप में, बिल्कुल एक छोटी टिप्पणी सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या वाकई जिस तरह से बीजेपी मान रही है कि कुछ असर नहीं होने वाला इंडिया का, गठबंधन किसी का भी हो जाए लेकिन कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन पिछले बार बहुत कम सीटों की मार्जिन से बीजेपी पीछे रह गई थी, और ऐसा लगता है कि अगर ये गठबंधन हो गया तो बीजेपी के लिए मुश्किल हो सकती है? संक्षेप में देखिए, ये बिल्कुल सही बात है कि पिछले इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कांग्रेस के कंपेयर में अधिक था। भले ही वो पॉइंट्स में था, लेकिन नंबर ऑफ सीट्स कांग्रेस की ज्यादा है। इसका तात्पर्य यह है कि वहां पर कई सीट्स पर जो जीत हुई कांग्रेस की, वो थिन मार्जिन के साथ, और ह्यूज के नंबर के साथ भारतीय जनता पार्टी की कुछ सीटों पर जीत हुई। लेकिन अब देखिए, सत्यप्रकाश बहुत क्लोजिंग टिप्पणी कुछ सेकंड में, समय मेरे पास बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सामने 2020 में सरकार बनाने के बाद जो स्थितियां निर्मित संगठन में हुई हैं, वो स्थितियां कभी देश के इतिहास में मध्य प्रदेश में नहीं हुई हैं। ठीक है, लेकिन ये ज्योतिरादित्य के आने के बाद जो इनफाइटिंग की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी उससे इस समय जूझ रही है। इसीलिए कहीं ना कहीं सेंट्रल लीडरशिप, चाहे नरेंद्र सिंह जी हो, भूपेंद्र सिंह जी हो, अश्विनी वैष्णव जी हो, इसीलिए उनको यहां डिप्लॉय किया गया है कि इसको कम किया जाए। और ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए आगामी चुनाव में
एक चैलेंजिंग हो सकता बिल्कुल, है। वाकई और चैलेंजिंग इस- हो सकता है, इसलिए बीजेपी शायद अपनी रणनीति यहां पर बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमान है गुलशन शेख जी, अमित तावरे जी, डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो अब यूपीए इंडिया बन गया है, तो दूसरी तरफ वहां पर एनडीए की बैठक हुई, उसमें 38 पार्टियां शामिल हुई और इंडिया में 26 पार्टी शामिल है। अब देखना होगा इसका असर मध्य प्रदेश में कितना होता है और किसको फायदा होता है, कांग्रेस को या दोबारा बीजेपी की सरकार बनती है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसी ही खबरों के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही ताजा अपडेट्स के लिए हमारी वेबसाइट स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।